बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो बच्चों हमने इसमें 8.2 प्रश्नावली तक पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने 6 पार्ट पूरे कर लिए। आज हमारा पार्ट 7 शुरू होगा, प्रश्नावली 8.3 के उदाहरण। अब बच्चों प्रश्नावली 8.3 करने से पहले उसके उदाहरण करेंगे, उनको समझेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, अब देखो अनुपातों का प्रतिशत। कोई अनुपात दिए हुए हो उनसे प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये देखना। जब किसी वस्तु या राशि के भाग अनुपात में दिए हो तब प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कि हमें कोई वस्तु है या कोई राशि है जिसके अलग अलग भाग दिए हुए हैं और उन भागों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों देखो एक उदाहरण है, उदाहरण 14, इसको समझो। रीना की माताजी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल तथा 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि इडली बनाने के लिए 1 भाग तो उड़द की दाल और 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। तो इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल और चावल का प्रतिशत ज्ञात करो। जब हमें भाग दिए हुए हैं और पूछा क्या है कि चावल और इडली का प्रतिशत बताओ, इडली में कितने प्रतिशत चावल हैं और कितने प्रतिशत दाल है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनके अनुपात लिखेंगे। तो देखो उड़द की दाल और चावल, अनुपात चावल। बच्चों उड़द की दाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 भाग, यानी उड़द की दाल को 1 मानेंगे, यहां लिखेंगे 1 अनुपात। अब चावल का कितने भाग है, चावल के हैं 2 भाग, तो यहां लिखेंगे चावल के 2। तो उड़द की दाल और चावल का अनुपात कितना है, 1:2। अब क्या करते हैं बच्चों, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। तो कुल अनुपात कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 = 3। तो कुल अनुपात कितने हैं, 3। अब देखो उड़द की दाल और चावल का अनुपात है 1:2 और अनुपातों का योग आ रहा है 3। तो अब बताओ इडली के अंदर उड़द की दाल का भाग कितना है, उड़द की दाल का हिस्सा। कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों अपने पिछले भाग में क्या देखा था, किसी भी चीज के भाग निकालने के लिए जो जैसे उड़द की दाल का हिस्सा निकालना है तो उड़द की दाल का अनुपात और बटा कुल अनुपात। कैसे निकालेंगे, ऊपर तो लिखेंगे उड़द की दाल का अनुपात और नीचे बट्टे में क्या आएगा, कुल अनुपात। तो हम लिखेंगे उड़द की दाल का अनुपात बटा कुल अनुपात। अब देखो उड़द की दाल का अनुपात कितना है, 1 और कुल अनुपात कितना है, 3। तो उड़द की दाल का हिस्सा क्या आ जाएगा, 1/3। ये आ गया उड़द की दाल का हिस्सा। ठीक है, दाल का हिस्सा आ गया 1/3। ऐसे चावल का हिस्सा कितना आ जाएगा, चावल का हिस्सा आ जाएगा 2। अनुपात कितना है, चावल का अनुपात है 2 और कुल अनुपात है 3, तो चावल का हिस्सा आ जाएगा 2/3। जैसे दाल का निकाला वैसे ही चावल का निकालेंगे तो 2/3। अब देखो बच्चों उड़द की दाल और चावल दोनों का भाग पता चल गया कि उड़द की दाल है 1/3 भाग और चावल है 2/3 भाग। अब हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, इसको जितने भी भाग हैं इनको 100% से गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दाल का प्रतिशत, किसका, उड़द की दाल का प्रतिशत। दाल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे उड़द की दाल का भाग कितना है, तो भाग 1/3, 1/3 और इसको गुणा कर देंगे 100% से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। तो उड़द की दाल का प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको देखो 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/3 प्रतिशत, यानी 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। पहले तो उड़द की दाल और चावल का अनुपात लिखा 1:2 और अनुपातों का योग किया तो 1 + 2 यानी कि कुल अनुपात आ गया 3। अब हमें निकालना था उड़द की दाल का हिस्सा। तो उड़द की दाल का अनुपात बटा कुल अनुपात। तो उड़द की दाल का अनुपात 1 है और कुल अनुपात 3 है, तो 1/3। ये तो आ गया दाल का हिस्सा।
ऐसे ही निकाला चावल का, तो चावल का आ गया 2/3 भाग। अब निकालना था प्रतिशत में, तो उड़द की दाल का प्रतिशत कैसे निकला? उड़द की दाल का जितना भाग था उसको 100% से गुणा कर दिया, तो 1/3 को 100% से गुणा किया तो आ गया 33 सही 1/3%। ये आ गया उड़द की दाल का प्रतिशत। ऐसे चावल का प्रतिशत कितना आएगा? चावल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 2/3 गुणा 100%। देखो बच्चों, चावल का भाग कितना है? चावल का भाग है 2/3, इसको गुणा कर देंगे 100% से, तो 2/3 गुणा 100% यानी 200/3। तो 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। तो बच्चों देखो, इडली के अंदर उड़द की दाल का प्रतिशत तो है 33 सही 1/3 और चावल का प्रतिशत है 66 सही 2/3%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अपनी नोटबुक लेके साथ बैठना है और इस क्वेश्चन को खुद भी हल करना है और देख के उतारना भी है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरण 15 दे रखा है कि रवि, राजू तथा राय में 3 दोस्त हैं, रवि, राजू और राय में 250 रुपए इस प्रकार बांटे गए। 250 रुपए बांट रहे हैं तीनों के अंदर, तो 2 भाग तो रवि को मिले। रवि को कितने मिले? 2 भाग। राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। रवि, राजू तथा राय में 250 रुपए बांटे, रवि को कितने भाग मिले? 2 भाग, राजू को 3 भाग और राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला तथा उनका प्रतिशत कितना था? हमें दोनों बातें बतानी है कि प्रत्येक को कितना तो धन मिला और उस धन का प्रतिशत कितना था। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले सबसे लिखेंगे अनुपात। यहां लिखेंगे रवि अनुपात राजू अनुपात राय, तीनों को कितने कितने भाग यानी कितना अनुपात में पैसे मिले वो उनका अनुपात लिखना है। तो देखो, रवि को कितने मिले? 2, राजू को 3 और राय को 5, तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2:3:5। ये आ गया इनके पैसे जो बांटे गए उनका अनुपात। ठीक है, समझ गए? अब लिखेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग या कुल अनुपात कितना हो गया? जोड़ो इनको, 2 + 3 + 5 कितना आ गया? 10। तो अनुपातों का योग आ गया 10। अब निकालेंगे इनको कितने प्रतिशत मिला। तो देखो, रवि का भाग कितना है? रवि का भाग है, भाग कैसे निकालते हैं? रवि का जितना हिस्सा है वो और बटे में कुल अनुपात या कुल हिस्सा। तो रवि का हिस्सा है 2 और कुल अनुपात है 10, तो रवि का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/10। तो हम लिखेंगे रवि का हिस्सा। रवि का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2/10। राजू का कितना हो जाएगा? राजू का हिस्सा हो जाएगा 3/10 और राय का हिस्सा, देखो बच्चों, हिस्सा निकालने के लिए उनका खुद का अनुपात बटे में कुल अनुपात, ऐसे प्रत्येक का हम हिस्सा निकाल सकते हैं। तो अब राय का अनुपात, राय का हिस्सा कितना हो गया? राय का हिस्सा हो जाएगा 5/10। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए? हमने तीनों का कितना कितना हिस्सा मिल रहा है वो निकाल लिया। अब इनको प्रतिशत में निकालना है और ये भी बताना है कि 250 रुपए में से किसको कितना धन मिला। ठीक है बच्चों, अब देखो रवि का प्रतिशत। तो रवि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? किसी भी भाग, यानी ये क्या है? एक भिन्न तो है, 2/10 क्या है? एक भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 100% से गुणा करके। तो रवि का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2/10 गुणा 100%। अब देखो, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200/10, तो 200 में 10 का भाग दिया तो 20%। समझ में आया सबके? देखो, रवि का हिस्सा था 2/10, तो रवि का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2/10 को 100% से गुणा कर देंगे, तो 2/10 गुणा 100% यानी 200/10 और आ गया 20%। ऐसा ही बच्चों देखो, राजू का हिस्सा, राजू का प्रतिशत कितना हो जाएगा? राजू का प्रतिशत आ जाएगा 3/10 गुणा 100 यानी 300/10।
10, तो कितना आ गया 30%। तो राजू का प्रतिशत कितना आ गया 30%। अब निकालेंगे राय का, तो राय का प्रतिशत कितना आ जाएगा, तरीका वही है, राय का हिस्सा कितना है 5/10 गुणा 100%। तो 5 को 100 से गुणा किया तो 500/10 यानी कि 50%। तो राय का प्रतिशत आ गया 50%। तो तीनों को कितने कितने प्रतिशत धन मिला, तो बच्चों देखो राजू को मिला 20%, रवि को मिला 20%, राजू को मिला 30% और राय को मिला 50%। ऐसे हमने तीनों का प्रतिशत निकाल लिया। अब हमें बताना है कि प्रत्येक को कितना कितना धन मिला। तो सबसे पहले लिखेंगे रवि का धन, रवि का धन, रवि का धन कितना मिलेगा, तो इसको निकालने का तरीका है कि रवि का जितना भाग है उसको कुल धन से गुणा कर देंगे। क्या, रवि का भाग गुणा कुल धन। तो रवि का भाग कितना है 2/10, रवि का भाग यानी रवि का हिस्सा कितना आया था 2/10, तो 2/10 को गुणा कर देंगे कुल धन। कुल धन कितना है 250 रुपए। प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल रुपए कितने थे 250 रुपए, तो 2/10 को 250 से गुणा कर देंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 2 गुणा 25, 2 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 50 रुपए। तो बच्चों रवि का धन कितना आ गया 50 रुपए, यानी 250 में से रवि को 50 रुपए मिले। अब आगे देखो राजू का धन, राजू का धन कैसे निकालेंगे, राजू का हिस्सा कितना है, राजू का हिस्सा है 3/10, कितना है 3/10, तो 3/10 को गुणा कर देंगे 250 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 25 गुणा 3, 25 को 3 से गुणा किया तो कितने आएंगे 75 रुपए, 75 रुपए। तो बच्चों राजू का धन कितना हो गया 75 रुपए। ऐसे ही निकालेंगे राय का धन, राय का हिस्सा कितना है, राय का हिस्सा है 5/10, तो 5/10 गुणा 250। बच्चों वही जीरो से एक जीरो कट गई, तो 5 गुणा 25 कितना आ गया 125 रुपए। देखो बच्चों तीनों के धन अपन ने निकाल लिए। रवि को कितना मिले 50 रुपए, राजू को 75 रुपए और राय को 125 रुपए। ठीक है बच्चों, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, इसको दोबारा देखो एक बार। हमें क्या दिया हुआ था कि 250 रुपए बांटने हैं। रवि को कितने भाग मिले 2 भाग, राजू को 3 भाग और राय को 5 भाग मिले। सबसे पहले हमने अनुपात लिखे कि 2:3:5, फिर अनुपातों का योग किया तो 10 आ गया, तीनों को जोड़ा तो 10 आ गया। अब प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो रवि का हिस्सा कितना हो गया, रवि का अनुपात बटा कुल अनुपात। तो रवि का हिस्सा कितना है, रवि का अनुपात था 2 और कुल अनुपात थे 10, तो 2/10। ऐसे ही राजू का 3/10 और राय का 5/10। अब हमें प्रतिशत में बताना था कि प्रत्येक को कितना प्रतिशत धन मिल रहा है। तो बच्चों देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो हिस्सा या भाग है उसको 100% से गुणा करना है। तो जैसे 2/10 को 100% से गुणा किया तो कितना आया 20%। ये आ गया रवि का प्रतिशत, रवि का प्रतिशत आया 20%, राजू का 30% और राय का 50%। ठीक है, ऐसे हमने तीनों के प्रतिशत निकाल लिए। अब पूछा था कि तीनों को कितना धन मिला ये भी बताना है। तो रवि का धन कितना आया, तो रवि का भाग था 2/10, इसको कुल धन 250 से गुणा कर दिया, तो रवि का आ गया 50 रुपए, राजू का 75 रुपए और राय का 125 रुपए। ऐसे अपन ने तीनों का धन भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। अगला देखो, आगे है प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। कोई भी दो क्वांटिटी दी हुई हो कि पहले धन इतना था बाद में इतना हो गया, तो कमी हुई या वृद्धि हुई वो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो प्रतिशत वृद्धि निकालने का सूत्र है, ये जो दोनों सूत्र है ना, इनको अपनी कॉपी में अलग पेज पे लिखना है और इनको याद भी करना है कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं और प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों प्रतिशत वृद्धि के लिए पहले तो सबसे पहले वृद्धि लिखेंगे कि कितनी वृद्धि हो रही है, पहले से अब में कितनी वृद्धि हो गई वो लिखना है। नीचे लिखना है प्रारंभिक राशि, यानी जो पहले राशि थी ना वह वाली नीचे आएगी और गुणा करना है 100 से। ऐसे प्रतिशत कमी कैसे निकलेगी, कमी बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100,
ये निकालने हैं प्रतिशत कमी। ये दोनों सूत्र याद करने हैं और कॉपी में अलग पेज पर भी लिख के रखना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। प्रतिशत वृद्धि के लिए वृद्धि बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100 और प्रतिशत कमी के लिए कमी बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष, एक विद्यालय की टीम है, उसने इस वर्ष 6 खेलों में जीत दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही की थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी? मतलब पिछले साल 4 मैचों में जीत दर्ज की और इस साल 6 मैचों में जीत दर्ज की, तो जितनी वृद्धि हुई वह प्रतिशत में ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पिछले वर्ष की जीत, तो पिछले वर्ष की जीत कितनी है? 4। इस वर्ष की जीत, बच्चों पिछले वर्ष 4 मैचों में जीत दर्ज की, इस वर्ष की जीत 6। तो अंतर कितना आया? यानी वृद्धि हुई या कमी हुई? पिछले साल 4 जीते थे, अब की बार 6 जीते, तो वृद्धि हो गई ना, पहले से तो बढ़ गए। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे? वृद्धि कितनी आ गई? इसमें अब की बार वाले जीत में से पिछली बार वाली जीत को घटा देंगे तो कितनी आ गई? 2 मैचों की वृद्धि। कितने की? 2 खेलों की। तो वृद्धि आ गई 2। अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। हमें कितना बचा है? प्रतिशत बढ़ोतरी या कितने प्रतिशत जीत बढ़ी। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? देखो प्रतिशत वृद्धि का अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था क्या, कि वृद्धि बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100। जितनी वृद्धि हुई वो लिखना है, नीचे बटे में प्रारंभिक राशि लिखनी है और गुणा करना है 100 से। ठीक है बच्चों, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होता है? वृद्धि बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100। तो वृद्धि कितनी हुई है? 2 में 2 की, तो 2 तो वृद्धि आ गई। प्रारंभिक राशि यानी पिछले साल कितनी थी? 4 और गुणा करना है 100 से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अब देखो 2 और 4 किस संख्या से कट रहे हैं? 2 से। 2 का फाड़ा 2 में कितनी बार जाता है? 1 बार, और 4 में 2 बार। तो क्या आ गया? 100 बटा 2। 100 बटा 2 यानी 50%। बच्चों कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला? पहले तो अंतर किया तो 2 की वृद्धि आ गई, और हमें पता है प्रतिशत वृद्धि निकालने का सूत्र क्या है, कि वृद्धि बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100। तो हमने वृद्धि बटा यानी 2 बटा 4 गुणा 100 कर दिया, जिससे हमारे उत्तर आ गए 50%। यानी कि वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई? 50%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? आगे देखो उदाहरण 17। किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। मतलब पहले 10 वर्ष पहले जो अशिक्षित थे वो कितने थे? 150 लाख। पहले 150 लाख थे, अब 10 साल बाद कितने हो गए? 100 लाख। तो घटने का प्रतिशत कितना रहा? तो हमने प्रतिशत कमी यानी जो प्रतिशत कमी रही वो कितनी है वो बताना है। तो बच्चों देखो 10 वर्ष पहले अशिक्षित कितने थे? कितने थे? 150 लाख। पहले जो दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं अपन। 10 वर्ष पहले अशिक्षित कितने थे? 150 लाख। अब 10 वर्ष बाद अशिक्षित कितने हो गए? 100 लाख। अब ये बताओ वृद्धि हुई या कमी हुई? 150 लाख से बढ़े या कम हो गए? तो 150 लाख से 100 लाख हो गए यानी कि कम हो गए। तो हमें कमी निकालनी है। तो कमी कितनी हो गई? 150 माइनस 100 यानी कि 50 लाख की कमी हो गई। कितने की? 50 लाख लोग शिक्षित हो गए। पहले अशिक्षित 150 थे और अब 100 है, तो 50 लाख क्या हो गए? शिक्षित हो गए। अब क्या निकालना है? प्रतिशत, घटने का प्रतिशत। तो घटने का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? प्रतिशत कमी का सूत्र क्या है? कि कमी बटा प्रारंभिक राशि गुणा 100। देखो बच्चों कमी कितनी है? कमी हो रही है 50 की। तो 50
बटा प्रारंभिक राशि कितनी है 150 गुणा 100, 0 से 1 जीरो गई, और 5 और 15, 5 और 15 किससे कटते हैं दोनों 5 से, 5 का फाड़ा 5 में एक बार और 15 में 3 बार, तो 5 में एक बार और 15 में 3 बार, तो क्या आ गया 100 बटा 3। यहां लिख देता हूं, देखो आगे 100 बटा 3%। बच्चों 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1 बटा 3%। तो कितने प्रतिशत कमी हुई 33 सही 1 बटा 3% की कमी हो गई, यानी ये घटने का प्रतिशत आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? उतार लो इसको, देख लो। अगला देखो, किसी वस्तु से संबंधित क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। देखो बच्चों, हम कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें क्या होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सब चीजें हमें पता चलती है। तो बच्चों देखो इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होता है। कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, हम कोई वस्तु किसी से खरीद रहे हैं तो जिस मूल्य पर खरीद रहे हैं वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे अपन ने 10 रुपए का पेन खरीदा तो वह 10 रुपए क्या है उसका क्रय मूल्य, हमने अपने लिए खरीदा ना, तो जिस वस्तु मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और इसे संक्षिप्त में यानी इसको अपन गणित में कैसे लिखते हैं क्रय मूल्य। अगर क्रय डॉट मूल्य डॉट ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्रय मूल्य या सीपी कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्रय मूल्य समझ में आया कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। हमने कोई पेन 10 रुपए में खरीदा तो वह तो हो गया उसका क्रय मूल्य, और 15 में बेच दिया तो वह हो गया उसका विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं वी मू या एसपी। वी मू यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य। ठीक है बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आया सबके? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। आगे देखो, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि वस्तु बेचने पर आपको लाभ हुआ या हानि। अगर बच्चों हमें क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य भी पता है तो हम ये बता सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जैसे बच्चों अपन ने कोई मूल्य चीज 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी तो हमें क्या हुआ लाभ हुआ या हानि हुई? तो हमें लाभ ही होगा ना, 5 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपए का लाभ हो गया। तो अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता हो तो हम बता सकते हैं कि हमें वस्तु बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है बच्चों, अब देखो लाभ कब होगा, हमें लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। यदि विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। और लाभ निकलेगा कैसे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो देखो ये जो मैं डब्बे में लिख रहा हूं ना, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमें लाभ की राशि भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लाभ समझ में आया सबके? अब देखो हानि कब होगी। हानि होगी यदि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी खरीदने की मूल्य बेचने के मूल्य से ज्यादा होगा। जैसे अपन ने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसको 40 रुपए में बेच दी तो हमें हानि होगी ना। खरीदने का मूल्य तो ज्यादा है, बेचने का मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी। और हानि कैसे निकलेगी? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें हानि भी पता चल जाएगी कि कितने रुपए की हानि हो रही है। ठीक है बच्चों, और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 100 में बेच दी तो हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो हमें लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी, और यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। तो लाभ और हानि दोनों निकाल सकते हैं। अब एक उदाहरण देखो, एक बिलोना 72 रुपए में खरीदा गया। एक बिलोना अपन ने कितने रुपए में खरीदा? 72 रुपए में, 72 रुपए में।
और 80 रुपये में बेच दिया, और 80 रुपये में बेच दिया, तो लाभ ज्ञात करो। अब बच्चों बताओ, 72 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो सबसे पहले तो देखो क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में हम कोई चीज खरीदते हैं वह उसका क्रय मूल्य है। तो 72 रुपये में खरीदा तो क्रय मूल्य आ गया 72, और विक्रय मूल्य कितना है? जिस मूल्य पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य आ गया 80 रुपये। ठीक है बच्चों, यह चीज समझ में आई सबके, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब लाभ हो रहा है ये पता चल गया, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने के लिए अपन ने बताया था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? लाभ पता चल जाएगा। तो लाभ कितना आ गया है? यहां देखो, लाभ आ गया 80 माइनस 72, यानी कि 8 रुपये। अगर 72 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में कोई चीज बेचेंगे तो हमें 8 रुपये का लाभ होगा। ठीक है बच्चों, लाभ निकालना आया सबको। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक टी शर्ट 120 रुपये में खरीदी गई। एक टी शर्ट है जिसको हम 120 रुपये में खरीद के लाए और 100 रुपये में बेच दी। 120 में तो खरीद के लाए और 100 रुपये में उसको बेच दिया, तो हानि ज्ञात करो। तो हमें बताना है कि हानि कितनी हुई। अब सबसे पहले ये बताओ इसमें क्रय मूल्य कितना है? तो बच्चों देखो, क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? जितने में बेची गई, यानी कि 100 रुपये। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है? तो देखो, क्रय मूल्य तो 120 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य ज्यादा है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हानि होती है। तो हम निकालेंगे हानि। हानि निकालने का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितनी आ जाएगी? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 120 रुपये, तो 120 माइनस 100, यानी 20 रुपये की हानि। ठीक है बच्चों, लाभ और हानि निकालना आया सबको। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए हुए हो तो हम लाभ और हानि आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबके? आगे देखो, अब लाभ और हानि तो निकाल लिया, पर उनको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? लाभ और हानि तो हमने सीधा निकाल लिया कि रुपए में निकालना आ गया। अब पूछे कि लाभ प्रतिशत कितना है और हानि प्रतिशत कितनी है, तो वह कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, यानी सूत्र लिखे हुए हैं, तो इनको अपनी कॉपी में आराम से बैठ के लिख लो। लाभ प्रतिशत का सूत्र देखो, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हमें जितना लाभ हुआ वह पता है, क्रय मूल्य पता है, तो लाभ में क्रय मूल्य का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? लाभ प्रतिशत। ऐसे ही हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत होती है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी हानि में क्रय मूल्य का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चलेगा हानि प्रतिशत। तो इन दोनों सूत्र को जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। कभी भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना हो तो इनसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन, एक फूलदान का लागत मूल्य। उदाहरण 18 दिया हुआ है किताब में कि एक फूलदान है जिसका लागत मूल्य 120 रुपये है। लागत मतलब जिस 120 में उसको खरीदा गया है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब दुकानदार है, उसका फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये था, अब वह इसे 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब घाटा खा के बेच रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य, यानी उसको कितने रुपए में बेचा यह बताओ। तो देखो, सबसे पहले क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 120, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना है? 10%। तो देखो बच्चों, हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो हानि कैसे निकालेंगे? 120 रुपये क्रय मूल्य था और 10% हानि हो गई, तो 120 का 10% ही तो हानि का मूल्य आएगा, यानी हानि कैसे निकालेंगे? हानि आ जाएगी
120 का 10%, क्रय मूल्य का 10% हानि आ जाएगी। यानी 120 रुपए की चीज में 10% नुकसान हो रहा है, तो 120 का 10% निकाल लेंगे तो हमें हानि पता चल जाएगी। यानी हानि कितनी आ गई, 120 का 10%। तो 120 का 10% कितना होता है, 120 गुणा 10/100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो, तो कितने आ गए, 12 रुपए। अब बच्चों देखो हानि कितनी आ गई, हानि आ गई 12 रुपए। अब पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो हमें पता है कि हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। हानि ऐसे ही तो निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि आ जाती है। अब बच्चों देखो हमें हानि भी पता है, हानि है 12 रुपए की, क्रय मूल्य पता है 120 रुपए, ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ इस सूत्र में पक्षांतरण करेंगे, विक्रय मूल्य को तो इधर लाएंगे और हानि को बराबर के उधर लेके जाएंगे। तो विक्रय मूल्य देखो माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। ये चीज समझ में आएगी नहीं, देखो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सबको पता है, अपन ने अभी देखा था कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया, और हानि को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो गई। क्योंकि पक्षांतरण में कोई भी संख्या बराबर के इधर से उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना है 120 और हानि कितनी है, हानि है 12 रुपए की, तो 120 माइनस 12, तो 120 में से 12 गए तो 108 रुपए। तो उसने वस्तु को 108 रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 108 रुपए। ठीक है बच्चों, उसका विक्रय मूल्य पूछा था तो हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। समझ में आया सबके, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य है 540 था, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपए था, विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य। तो हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है 540 रुपए। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, दुकानदार ने कितने पे बेचा था, 20% लाभ पर। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, तो लाभ प्रतिशत कितना है 20%, और क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि माना क्रय मूल्य 100 रुपए था। देखो इधर देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कि माना क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था। ठीक है, माना क्रय मूल्य 100 रुपए था, यह अपन ने मान लिया। अब उसे लाभ कितना हो रहा है 20%, तो लाभ कितना हो जाएगा, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 100 का 20%, कितना आ जाएगा 100 गुणा 20/100। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, कितने आ गए 20 रुपए। देखो बच्चों, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए मान रहे हैं तो लाभ कितना आ रहा है 20 रुपए। ये चीज ध्यान से देखना, क्रय मूल्य अपन ने 100 रुपए माना तो लाभ आ गया 20 रुपए। तो अब बच्चों देखो, अगर तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 100 प्लस 20 यानी 120 रुपए। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है और 20% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 120 रुपए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्रय मूल्य माना 100 रुपए था, मान लिया कि क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपए। अब वो बता रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 20% पैसे बढ़ा के बेच रहा है, तो लाभ कितना आ गया, लाभ आया 20 रुपए।
तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया तो 120 रुपए के आ गया विक्रय मूल्य। अब बच्चों देखो, यदि अब निकालेंगे एक एक नियम। यदि विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 120 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 120 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य 120 रुपए माना तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपए माने, एक एक नियम पता है ना, विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा 120। एक एक नियम में यही होता है, ये 100 और ये 120 इधर आके भाग लग गया। अब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 540 रुपए। तो हम बताएंगे कि यदि विक्रय मूल्य 540 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 100 बटा 120 गुणा 540। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 100 बटा 120 गुणा 540, 0 से 0 कट गई। अब देखो 12 और 54 ये दोनों किस संख्या से कटते हैं, तो बच्चों 6 का भाग 12 में भी जाता है, 6 का भाग 54 में भी जाता है। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार, 2 बार, और 54 में 9 बार। ठीक है बच्चों, यहां देखो अब क्या आ गया, 100 गुणा 9 यानी 900, और नीचे कितना बच रहा है, 2। तो 900 में 2 का भाग दिया तो 450 रुपए। ठीक है बच्चों, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, यानी विक्रय मूल्य 540 रुपए है तो क्रय मूल्य आएगा 450 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। हमें देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य निकालना था, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ था 20%। हमने सबसे पहले क्या किया, क्रय मूल्य को 100 रुपए माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो लाभ कितना हो गया, 100 का 20%, यानी क्रय मूल्य का 20% हो गया। तो 100 का 20% निकाला तो 20 रुपए आ गया। तो विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपए। अब हमें निकालना था क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य हमें 100 रुपए माना। विक्रय मूल्य अगर 120 आ रहा है तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपए माने तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 बटा 120। और यदि विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ 540 रुपए माने तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा 120 गुणा 540। 540 को गुणा कर देंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई। 12 और 54 में 6 का भाग दिया तो 12 में 2 बार, 54 में 9 बार। फिर देखो 100 को 9 से गुणा किया तो 900, और नीचे आया 2, 900 में 2 का भाग दिया तो 450 रुपए। ठीक है, समझ में आया सबके। ध्यान से देखो और कॉपी में नोट डाउन करो। आगे देखो बच्चों, उधार लिए गए धन पर साधारण ब्याज। बच्चों ब्याज के बारे में जानते हो सब, ब्याज क्या होता है। हम कभी कभी देखो, कभी किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें उस पैसे के साथ अतिरिक्त राशि भी चुकानी पड़ती है, वह क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। तो अब पढ़ेंगे साधारण ब्याज। अब देखो बच्चों, जो हम धन उधार लेते हैं, किसी के पास से हम पैसे उधार लेके आए तो उस उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं, मूलधन। यानी उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो मूल राशि है ना तो उसको मूलधन कहते हैं। और धन के बदले कुछ अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ती है, यह राशि ब्याज कहलाती है। हमें उस धन के साथ साथ कुछ और राशि भी साथ में देनी पड़ती है। जब हम पैसे चुकाने जाते हैं तो हम उस राशि के साथ कुछ जोड़ के अतिरिक्त पैसे भी देने पड़ते हैं, तो वह राशि ब्याज कहलाती है। और बच्चों देखो, मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धन। मतलब जो पूरी राशि है ना उसको बोलते हैं मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन। तो इसको बोलते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। बच्चों देखो, इनको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लेना। आगे है, ब्याज एक निश्चित दर पर दिया जाता है। अब बच्चों पता है, जब हम किसी के पैसे उधार लेके आते हैं तो वह बोलता है कि 2 रुपए सैकड़ा है या 3-4 रुपए सैकड़ा है, यानी कि वह दर होती है कि किस दर पर वह ब्याज हमें चुकाना होता है। तो बच्चों ब्याज हमेशा निश्चित दर पर ही दिया जाता है। समझ गए सब चीजें साधारण ब्याज के बारे में, कि हम जो उधार लेके धन आते हैं वह होता है मूलधन, और उसके साथ जो राशि चुकाते हैं वह होती है ब्याज, और मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है मिश्र धन, और ब्याज हमेशा निश्चित दर पर ही दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया।
अब देखो, साधारण ब्याज को अंग्रेजी के आई से दर्शाते हैं, यानी कि बड़ा आई होता है ना, तो साधारण ब्याज को हमेशा लिखते हैं बड़ा आई। समय को टी से, मूलधन को पी से और मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि साधारण ब्याज को तो आई, समय को टी, मूलधन को पी, मिश्र धन को ए लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए। अब साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है बच्चों, इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना और हमेशा याद भी रखना है। परीक्षा में प्रश्न आएगा और ये सूत्र याद रहेगा तो ही अब क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। यानी साधारण ब्याज आई बराबर क्या हो गया, मूलधन क्या है पी, तो पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। यानी आई बराबर क्या आ गया, पी आर टी बटा 100। तो हमें अगर पी यानी मूलधन, आर यानी दर और टी यानी समय, तीनों चीजें दी हुई हो तो हम तीनों को गुणा करके 100 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज, साधारण ब्याज। और बच्चों पी और आई यानी साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो मिश्र धन प्राप्त होता है, यानी ए बराबर पी प्लस आई। बच्चों ये सारे जितने भी सूत्र है ना, इनको कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, समझ गए सब। अगला उदाहरण देखो, अनीता रुपए 5,000, कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए का एक ऋण यानी 5,000 रुपए उधार लेके आई 15% वार्षिक की दर से, और दर कितनी है, 15% की दर है, ब्याज पर लेती है। ठीक है बच्चों, तो 5,000 रुपए लेके आई तो 5,000 रुपए क्या हो गए, मूलधन, यानी मूलधन कितना है 5,000 और दर कितनी है 15%। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा, और समय कितना है 1 वर्ष का। तो बच्चों देखो क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, दर कितनी है 15%, और समय कितना है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष। देखो बच्चों, साधारण ब्याज के सूत्र में हमें 3 चीजें चाहिए, मूलधन, दर और समय, और हमें तीनों दी हुई है। तो हमें 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर हमें बताना है कि उसे कुल कितना धन देना होगा। तो बच्चों देखो, ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज, तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही तो है सूत्र। मूलधन कितना है, मूलधन है 5,000 रुपए, तो 5,000 गुणा दर कितनी है 15, समय कितना है 1/100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, क्या बचा 50 गुणा 15, तो यहां लिख देता हूं आगे। तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 50 गुणा 15, कितना आ गया 750 रुपए। ठीक है बच्चों, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 750 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मिश्र धन यानी कुल कितना धन देना होगा, तो मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 5,000 में 750 जोड़ देंगे। 5,000 में 750 रुपए जोड़ो, कितने आएंगे 5,750 रुपए। तो ये क्या आ गया मिश्र धन। तो हम लिखेंगे कि 1 वर्ष बाद कुल 5,750 रुपए वापस करने होंगे या वापस करने होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस देना होगा। तो देखो, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लिया, हमें सूत्र पता है, तो साधारण ब्याज आ गया 750 रुपए। अब वो ब्याज नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है कि कुल कितना धन वापस देना होगा। तो वापस में तो अपन मूल राशि और ब्याज दोनों देते हैं, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। तो 5,000 में 750 रुपए जोड़े तो कितने 5,750 रुपए। ये राशि हमें लास्ट में वापस करनी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला देखो, उदाहरण 21, रुपए 4500 के ऋण पर, अब कितने का ऋण है, ब्याज 4500 रुपए उधार लिए और दर कितनी है, दर पूछिए। तो 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद
मनोहर 750 रुपये साधारण ब्याज देता है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दर प्रतिशत ज्ञात करनी है तो सबसे पहले देखो मूलधन कितना है, मूलधन है 4500 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी है, दर ज्ञात करनी है तो दर पता नहीं है, और ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 750 रुपये। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें दी हुई है। अब वही सूत्र हमें पता है कि क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ये हमें सूत्र पता है। अब हमें जो जो चीजें दी हुई है वो सब इस सूत्र में रख देंगे। ब्याज कितना दिया हुआ है 750 रुपये, मूलधन कितना है 4500 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी है, तो दर हमें पता नहीं है तो दर की जगह दर ही रहने देंगे बटा 100। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर बटा 1 लगाएं, बराबर के अंदर बटे वाली संख्या आ रही है तो क्या होता है, वज्र गुणन होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये वाली संख्या यहाँ गुणा होगी और ये वाली इधर गुणा होगी। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि 4500 गुणा 2 गुणा दर बराबर में क्या आएगा 750 गुणा 100। यहां तक समझ में आया सबके। अब दर बराबर क्या हो जाएगा, देखो दर के साथ 4500 और 2 गुणा हो रहा है तो इधर आगे भाग लग जाएंगे, तो दर बराबर लिखेंगे 750 गुणा 100 बटा 4500 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट रहा है, इस 0 से ये 0 कट गई और इस 0 से ये 0 कट गई, तो क्या आ गया 750 बटा 45 गुणा 2। अब देखो 45 और 75 दोनों 15 से कटते हैं, 15 का फाड़ा देखो, 15 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 45 आएंगे और 5 बार बोलेंगे तो 75 आएंगे, तो यह आ जाएगा 50। अब देखो 2 और 50, 2 का फाड़ा 2 में 1 बार और 50 में 25 बार, तो कितने आ गए 25 बटा 3। अब बच्चों देखो 25 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 25 में 2, 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। तो ये आ गई दर, क्या आ गई, कितने प्रतिशत की दर से दे रहे हैं 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत की दर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले मूलधन दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ है और दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें सूत्र पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। उसके अंदर हमने रख दिया सब चीजें, दर पता नहीं है तो दर की जगह दर ही रहने दिया। अब वज्र गुणा कर दिया तो 750 तो 100 से गुणा हो गया और 4500 गुणा 2 गुणा दर 1 से गुणा हो गया, ये आ गया। अब 4500 और 2 इधर गुणा हो रहे हैं तो इधर जाके भाग लग जाएगा, और जब हमने सोल्व किया तो दर कितनी आ गई 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। देखो बच्चों, हमने प्रश्नावली 8.3 के जितने भी उदाहरण थे वो सारे आज सोल्व कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में भी आया होगा। बच्चों लाभ हानि, प्रतिशत और साधारण ब्याज, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और सूत्र याद नहीं रहते तो अपन क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो जो सूत्र मैंने लिखवाए हैं उनको याद करना है, कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। और बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न। थैंक यू।